Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 10 of class 8 civics, and the chapter's name is Law and Social Justice. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Law and Social Justice. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लॉ है, कानून है, उसके थ्रू समाज में न्याय देने की कोशिश की जाती है, सोशल जस्टिस देने की कोशिश की जाती है. Do you recall the story of a shirt from your class 7 book? We saw there that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. तो क्लास 7th में हमने स्टोरी ऑफ अ शर्ट जो है वो पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो मार्केट की पूरी चेन है, यहाँ पे कौन होता है, कॉटन का प्रोड्यूसर होता है, फिर वीवर्स होते हैं, फिर जो है मर्चेंट्स वगैरह होते हैं जो इनसे कपड़ा खरीदते हैं, फिर जो है एक्सपोर्टर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो कि इनसे कपड़ा खरीदते हैं, फॉरेन के जो बिजनेसमैन है वो इनसे कपड़ा खरीदते हैं. तो इस तरीके से इस पूरे मार्केट में बहुत सारे जो हैं इसमें लोग हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो चेन ऑफ मार्केट है और ये जो चेन है ये एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए इसे हम चेन कह रहे हैं कि किस तरीके से जो चेन है उसमें एक कड़ी दूसरे कड़ी से जो है जुड़ी हुई होती है. इसी तरीके से मार्केट में भी एक पर्सन जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ होता है. बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. और इस चेन में अगर हम देखें तो हर प्लेस पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है. जब जो कॉटन का प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, किसान है, जो कॉटन उगा रहा है, वो क्या करता है, वो उन लोगों को कॉटन बेचता है जो कि उससे सूत बनाएंगे, उससे धागा बनाएंगे. फिर जो लोग धागा बनाते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए वो कॉटन खरीद रहे हैं धागा बनाने के लिए और धागा बनाकर वो धागे को बेच रहे हैं. और वो पर्सन जो कि कपड़ा बनाएगा उस धागे से, उसके लिए क्या हो गया, वो इस वाले पर्सन से धागा खरीद रहा है और जब वो कपड़ा बना ले रहा है तो वो आगे वाले को कपड़ा बनाकर बेच रहा है, राइट. और फिर जब हम देखेंगे फैक्ट्रीज वगैरह वो क्या करती हैं, वो प्लेन कपड़ा इनसे बुनकर से खरीदेंगी, वीवर्स से खरीदेंगी और उनकी शर्ट, टी शर्ट जो भी कपड़ा है पूरा सिल के फिर वो आगे बेचेंगी, चाहे वो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे या फिर आगे एक्सपोर्ट करें. इस तरीके से हर स्टेप पे हमें ये देखने मिल रहा है कि जो पर्सन है वो कुछ खरीद रहा है और कुछ बेच रहा है. Many of the people directly or indirectly involved in the production of the shirt, the small farmer producing cotton, the weavers of the road, or the workers in the garment exporting factory, faced exploitation or an unfair situation in the market. अब इस पूरे मार्केट चेन में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फार्मर है जो कि कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे जो कपड़े बुन रहे हैं, या फिर वो वर्कर्स जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, इस तरीके से सभी जो लोग हैं जो कि इस पूरे चेन में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से एक्सप्लॉइटेशन जो है वो फेस कर रहे होते हैं. उनके साथ कुछ ना कुछ गलत अत्याचार टाइप जो है हो रहा होता है. Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as workers, consumers or producers. अब हमें नॉर्मली ये देखने मिलता है, कोई भी मार्केट है कैसी भी है उसमें हमें नॉर्मली ये देखने मिलता है कि जो लोग उस मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो जो कि उस सामान को खरीदने वाला है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो जो कि उस सामान को बना रहा है, राइट. देखो प्रोड्यूसर जो है उसके लिए भी हम बना रहा है वर्ड यूज कर रहे हैं और वर्कर के लिए भी. तो प्रोड्यूसर कौन हो रहा है, वो बिजनेसमैन होता है जिसने कि पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो फैक्ट्री है वो सेटअप की है, जो कि मालिक है. और उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम वर्कर कह रहे हैं. तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज. अब इसी एक्सप्लॉइटेशन से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉज बनाती है, कानून बनाती है. These laws try to ensure that unfair practices are kept at a minimum in the market. और इन कानूनों का मेन मकसद क्या होता है, किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मार्केट में कम से कम अनफेयर प्रैक्टिसेस हों, गलत जो प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो और लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कम से कम हो. Let us take a common market situation where the law is very important. तो अब हम एक नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कानून जो है उनका पालन किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स वेज. और यहाँ पे इशू क्या है कि जो वर्कर है उनको जो वेज मिलती है, जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनको दिहाड़ी मिलती है, उससे रिलेटेड ये इशू है, दिक्कत है. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स नॉर्मली वांट टू मेक
एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बिजनेसमैन हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सभी जो है वो कैसे ना कैसे करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जितना हो सके उतना प्रॉफिट वो कमाना चाहते हैं। In the drive for profits, they might deny workers their right and not pay them wages, for example. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि किस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट कैसे कट करते हैं कि जो वर्कर्स को वो पे कर रहे हैं, जो वेजेस वो वर्कर्स को देते हैं, उनको वो कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका खर्चा कम होता है और उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। इस तरीके से वो वर्कर्स का जो राइट है वो उनसे छीनते हैं, उनके जो राइट्स है उनका पालन नहीं कर रहे और वर्कर्स को कम वेजेस पे करते हैं। इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस, बट कानून की नजरों में किसी भी वर्कर को उसकी वेज ना देना एक कानूनी अपराध है। Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. और इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं, ताकि उनके साथ गलत ना हो, ताकि उनको जितना उनका पैसा बनता है, जितनी उनकी वेजेस बनती हैं, उससे कोई कम ना पे करे या फिर उन्हें कोई वेजेस देने से मना कर दे, इस चीज को रोकने के लिए लॉ जो है वो बनाया गया है मिनिमम वेजेस के ऊपर, कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को हायर कर रहा है तो उसे कम से कम इतना पैसा जो है देना पड़ेगा, उससे नीचे वो नहीं दे सकता। A worker has to be paid not less than the minimum wage by the employer। और ये लॉ क्या कहता है कि आपको कम से कम इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, उससे ऊपर देना चाहते हो दे दो, बट नीचे नहीं दे सकते। The minimum wages are revised upwards every few years। और हर कुछ सालों में ये जो मिनिमम वेज है उसे थोड़ा बढ़ाया जाता है। As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market। अब जिस तरीके से वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, वर्कर्स के राइट को सेफगार्ड करने के लिए मिनिमम वेजेस के ऊपर लॉ है, इसी तरीके से वर्कर्स और जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, मतलब कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, इनके राइट्स के सेफगार्ड के लिए भी अलग अलग लॉज हैं। These help ensure that the relations between these three parties, the worker, consumer and producer, are governed in a manner that is not exploitative। अब ये जो अलग अलग कानून बनाए गए हैं, चाहे वो वर्कर्स के सेफ्टी के लिए हो, चाहे वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के राइट को बचाने के लिए हो, ये जो लॉज हैं वो ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि किसी के भी साथ जो है एक्सप्लॉइटेशन ना हो, गलत ना हो। तो कंज्यूमर जो है वो पर्सन होता है जो कि अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, जो किसी भी सामान को अपने पर्सनल यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, वो हो गया कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मार्केट में सेल करने के लिए किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है। और वर्कर वो हो गए जो कि इनके जैसे प्रोड्यूसर्स वगैरह को मदद कर रहे हैं काम करने में। जैसे एक फार्मर का एग्जाम्पल ले हम, तो एक फार्मर है, उसके पास इतना बड़ा खेत है, राइट। तो वो फार्मर क्या कर रहा है, इसमें कोई फसल उगा रहा है, वो गेहूं उगा रहा है, और उसका मेन मकसद क्या है कि वो इसको जाके बेचेगा, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो फार्मर कौन हो गया, प्रोड्यूसर। बट इतने बड़े खेत में उसने काम करने के लिए कुछ लेबर्स रखे हुए हैं, तो वो लेबर कौन हो गए, वर्कर्स। और जो पर्सन इनसे गेहूं जाके खरीदेगा और उसको खाएगा, तो वो पर्सन हो गया कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। तो इन तीनों की ही सेफ्टी के लिए, इन तीनों के ही राइट्स को बचाने के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ। अब हमने ये तो कह दिया कि इन सबके राइट्स को बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, और पूरे सिविक्स में हमने जो पूरी बुक पढ़ी है उसमें हमने बहुत बार ये बात की है कि सिर्फ और सिर्फ लॉज बनाना काफी नहीं हो जाता। जब तक कि वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे तो उन लॉज का कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट जितना कि लॉ बनाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी इंश्योर करना है कि वो लॉज उस इंसान तक पहुंच रहे हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं, या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। The government has to ensure that these laws are implemented। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है कि वो ये ध्यान रखे, वो इंश्योर करे कि जो लॉज उन्होंने बनाए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। और इसका मतलब यही हुआ कि जो लॉ है उनको इन्फोर्स करना, उनको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong। अब वैसे तो हर लॉ जो भी बना है उसका इन्फोर्स होना, उसका लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये इन्फोर्समेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि जब जो लॉ है वो किसी कमजोर को, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से, किसी ताकतवर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस, टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉज। अब एग्जाम्पल के तौर पे लॉ ये कहता है कि हर पर्सन को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, और उसका ये अधिकार है कि वो जो काम कर रहा है उसके लिए उसको फेयर वेज मिले।
तो अब इसको इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसे रेगुलरली क्या करना पड़ता है, उसको वर्क साइट्स पे जाके इंस्पेक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयर है वो सही से वर्कर्स को पैसा दे रहा है या नहीं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि एम्प्लॉयर कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो फिर उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए और फिर वो उसको पनिश भी करना चाहिए। When workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. अब जब गरीब होता है कोई वर्कर, वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो आवाज उठा सके, तो ऐसे सिचुएशन में उस वर्कर को ये डर रहता है कि वो फ्यूचर में जो अर्निंग्स है, मतलब अपने भविष्य में जो कमाई करने वाला है, कहीं वो उसको भी ना खो दे। मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर हमने आज आवाज उठाई, अगर जो एम्प्लॉयर है उसको ये बोला कि नहीं इतनी कम जो वेजेस हैं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमें बढ़ा के दो, तो वो यूं डरते हैं कि अगर हमने इस तरीके से आवाज उठाई तो हो सकता है ये हमें जॉब से ही निकाल दे कि तुम इतना भी नहीं ले रहे ना, तो जाओ, मैं तुम्हें इतना भी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जॉब से ही निकालता हूँ। तो उनको ये डर रहता है कि वो अपना जो काम है कहीं उसको ना खो दे। रेप्रेजल्स फेस करने का उन्हें डर रहता है कि कोई रेप्रेजल्स मतलब एक तरीके से बदले की कार्रवाई, की जो एम्प्लॉयर है वो गुस्सा हो जाए और वो बोले कि चल तुझे तो मैं दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है ना। तो इस तरीके से उनको डर रहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो उनके खिलाफ कुछ करना दे। और इन सभी डरों के कारण वो क्या करते हैं, वो लो वेजेस को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्या ही आवाज उठाना, जितना मिल रहा है उतने में ही संतुष्टि कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो मजबूर होकर कम वेजेस में काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन देयर वेजेस। अब एम्प्लॉयर जो है उसको भी पता है कि जो वर्कर्स हैं वो, उनके मन में ये डर है, उनके सामने ये डर है कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनको जॉब खोने का डर है, उनको ये डर है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। और एम्प्लॉयर्स क्योंकि इस डर को अच्छे से जानते हैं तो वो इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वर्कर्स का जितना वेज बनता है उससे वो कम देते हैं। इन सच केसेस इट इज क्रूशियल दैट लॉज आर इन्फोर्स्ड। और इस तरह के केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो कानून है उनको अच्छे से लागू किया जाए। Through making, enforcing, and upholding these laws, the government can control the activities of individual or private companies so as to ensure social justice. अब इस तरीके के कानूनों को बनाने के बाद, उनको इन्फोर्स करने के बाद और उनको बनाए रखने के बाद जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है, वो इस तरीके से कानूनों के थ्रू कोशिश कर सकती है कि वो अलग अलग इंडिविजुअल्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल बिजनेस पर्संस हैं, जो कि अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज, इन सभी को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर सकती है इन लॉज के थ्रू, और वो सोसाइटी में सोशल जस्टिस जो है वो इंश्योर कर सकती है। Many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. अब बहुत सारे ऐसे लॉज जो कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से निकल के आते हैं। मतलब कि उनका जो बेस है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उन पे वो कानून बेस्ड हैं। जैसे कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो कहता है कि किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कम वेजेस के अंदर काम करे या फिर वो बॉन्डेज, मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह काम करे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हमें अधिकार है कि अगर हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होगी तो हम आवाज उठाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। तो ये राइट जो है ये इंश्योर करता है, वो हमें अधिकार देता है कि कोई भी जो पर्सन है वो जितना उसने काम किया है और जितना उसका बनता है उतने कम से में वो काम ना करे, उतने कम वेजेस में वो काम ना करे, और साथ ही साथ बंधुआ जो मजदूर हैं वो उस तरीके से भी कोई काम ना करे। Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. इसी तरीके से जो कानून है वो ये भी कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे का है उसको किसी भी तरीके से जो है काम पे नहीं लगाया जाएगा, उसको फैक्ट्रीज में या माइंस में या ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज्यादा हजार्डस हैं, खतरनाक हैं, उनमें इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, उनको मजदूरों की तरह नहीं रखा जाएगा। तो आपने सुना होगा कि बाल मजदूरी जो है वो कानूनी जुर्म है, तो वो चीज जो है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मना करता है और ये कोशिश करता है इंश्योर करने की जो बच्चे हैं उनका अभी अधिकार क्या है, वो पढ़े लिखे, राइट, तो वो उनको मिले। हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस। अब हमने ये बात की कि किस तरीके से जो लॉज हैं वो बनते हैं और उनको इन्फोर्स करना जरूरी है, बट ये सवाल उठता है कि आखिरकार इनको इन्फोर्स किया कैसे जा रहा है। तो इस सवाल पे हम इस चैप्टर में गौर करेंगे। साथ ही साथ टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस। अब लॉ बनाने के बाद, उनको इन्फोर्स करने के बाद इन लॉज का आखिरकार कितना इम्पैक्ट हो रहा है, किस हद तक ये लॉज
सोशल जस्टिस को मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं, ये भी हमें देखना है। तो ये सारी चीजें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए वर्कर्स को पूरी वेजेस नहीं देते, और इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। जैसे कि हमने मिनिमम वेज के बारे में सुना था, उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि किसी भी वर्कर को कम से कम इतना अमाउंट जो है एज वेज देना होगा, उससे नीचे कोई भी नहीं दे सकता। तो इस तरीके के लॉज से जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश करती है कि मार्केट चेन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर कोई कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर हो, इनमें से किसी के भी साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है। और इसी तरीके से हम देखेंगे इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के तौर पे एक केस को पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लॉज को फॉलो नहीं करते और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जो हजारों लोग हैं उनकी जान को दांव पे लगा देते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी। The world's worst industrial tragedy took place in Bhopal 24 years ago. So, दुनिया की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी जो है वो आज से 24 साल पहले हुई। तो इसमें लिखा है 24 years ago, बट इसमें जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रेजेडी हुई थी वो 1984 में हुई थी। तो लगभग 35 ईयर्स जो है इसे हो चुके हैं। 1984 के दिसंबर में ये हुआ था, तो आज से 35 साल लगभग पहले की ये बात है। Union Carbide (UC), an American company, had a factory in the city in which it produced pesticides. तो Union Carbide, जिसे कि शॉर्ट में UC कहते हैं, ये जो है एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने कि भोपाल में एक फैक्ट्री सेटअप की हुई थी पेस्टिसाइड्स बनाने की। पेस्टिसाइड्स मतलब जैसे जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है, तो दैट इज पेस्टिसाइड्स। So at midnight on 2nd December 1984, methyl isocyanate (MIC), a highly poisonous gas, started leaking from this UC plant. अब 2nd दिसंबर के रात को, आधी रात को क्या हुआ, ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस होती है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, ये गैस यूसी के प्लांट से लीक होने लगी। रिमेंबर्स अजीजा सुल्तान अ सर्वाइवर। तो अजीजा सुल्तान जो हैं वो एक सर्वाइवर है, मतलब कि इस ट्रेजेडी में उनकी जान जो है जैसे तैसे बच गई थी, तो उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को फेस किया था। एट अबाउट 12:30 AM आई वोक टू द साउंड ऑफ माई बेबी कफिंग बैडली। लगभग 12:30 बजे रात को मेरी आंख खुली, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो खांस रहा था। तो अपने बच्चे के खांसी के कारण जो है, क्योंकि गैस जो है तब तक फैल चुकी थी और उनका बच्चा जो है वो खांस रहा था, और उस खांसी को सुनते हुए जो अजीजा है वो उठी। In the half light, I saw that the room was filled with a white cloud. और ज्यादा उजाला नहीं था, थोड़ी बहुत लाइट होने लगा कि जो पूरा रूम है वो व्हाइट क्लाउड, मतलब एक सफेद जो बादल होते हैं, कुछ उस तरीके से पूरा रूम भर रखा है, पूरे रूम में धुआं धुआं हो रखा है। आई हर्ड पीपल शाउटिंग रन रन। मैंने लोगों को चिल्लाते हुए सुना, भागो करके। मतलब कि लोग जो हैं वो चारों तरफ हफरा तफरी हो चुकी थी। लोग जो हैं गैस के चपेट में आ चुके थे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। Then I started coughing with each breath seeming as if I was breathing in fire. और फिर मैं भी जो है खांसने लगी, और हर एक सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आग में सांस ले रही हूँ। My eyes were burning, और उनकी आंखें जो हैं वो भी जलने लगी। तो कुछ इस तरीके से जो अजीजा हैं वो बताती हैं कि उस टाइम लोगों के साथ क्या हो रहा था। Within 3 days more than 8,000 people were dead। और इस गैस लीक के लगभग 3 दिन के अंदर अंदर ही 8,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। Hundreds of thousands were maimed, और हजारों जो लोग हैं वो मेम्ड हो चुके थे। मेम मतलब कि अपाहिज हो चुके थे। जब बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है तो दैट इज मेम्ड। Most of those exposed to the poison gas came from poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work। अब ये जो गैस के चपेट में लोग आए, इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो पुअर वर्किंग क्लास के लोग थे, मतलब कि गरीब लोग थे जो काम करते हैं, जो वर्कर्स की तरह काम करते हैं, ऐसे लोग थे। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई फैक्ट्री वगैरह सेटअप हो रही है, तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आसपास ही रहना शुरू कर देते हैं, ताकि उनको ज्यादा आने जाने में दिक्कत ना हो। वैसे ही गरीब है, वैसे इतना पैसा नहीं है, तो कहाँ दूर रह के जो है और आने जाने का खर्चा बढ़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि फैक्ट्रीज के आसपास ही वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये जो पुअर लोग हैं, वर्किंग क्लास लोग हैं, वो भी ऐसे ही इसी तरीके से फैक्ट्री के आसपास बहुत ज्यादा लोग रह रहे थे, तो इस गैस के लीक के कारण ज्यादातर जो पुअर और वर्किंग क्लास के लोग थे वो ही चपेट में आए।
और आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जो कि उस गैस से अभी भी जूझ रहे हैं, उस गैस की वजह से परेशान हैं। कितने साल पहले वो गैस जो है वो लीक हुई थी, बट उसके जो इफेक्ट है वो हमें आज भी देखने मिलता है। आज भी जो बहुत सारे लोग हैं वो काम करने की स्थिति में नहीं है। Among those who survived, many developed severe respiratory disorders, eye problems and other disorders. अब वो लोग जिनकी जैसे तैसे इस इंसिडेंट में, इस एक्सीडेंट में जान बच भी गई, बट जान तो बच गई पर उन्हें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो गई जो कि बहुत ही खतरनाक है। जैसे सांस लेने का जो डिसऑर्डर हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, बहुत सारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, और दूसरे इसी तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं, कोई अपाहिज हो गया, इस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स हो गई। चिल्ड्रन डेवलप्ड पेक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज लाइक द गर्ल इन द फोटो, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरीके से एबनॉर्मेलिटीज होने लगी। जैसे देखोगे आप इस फोटो में जो बच्ची है उसका दिख रहा है कि उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा खराब हो चुका है, बच्चा जो है वो उठ नहीं पा रहा है। तो जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से एबनॉर्मेलिटीज हो गई। The disaster was not an accident. UC had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut cost. अब ये कहा जाता है कि ये जो डिजास्टर है इसे हम कोई एक्सीडेंट नहीं कह सकते कि ये तो गलती से हो गया, नहीं, इसे तो मर्डर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो यूसी है उसने जानबूझकर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको पूरा नहीं किया, उनका पालन नहीं किया, ताकि वो कॉस्ट को कट कर सके। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, उसमें गवर्नमेंट ने तो लॉ बना रखा है कि इट इज मैंडेटरी टू इंश्योर फायर सेफ्टी, कि अगर बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर फ्लोर पे जो फायर सेफ्टी है उसके लिए पूरे इंतजाम हो, पूरे एक्सटिंग्विशर जो हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, और दूसरे जो प्रबंधन है वो होने चाहिए प्रॉपर तरीके से हर फ्लोर पे। बट क्योंकि जो बिल्डिंग वाले हैं, जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने सोचा कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर लगाना, इमरजेंसी गेट वगैरह बनाना, इस तरीके से पूरे सिस्टम को बनाने में तो बहुत पैसा लगेगा, तो हम ये नहीं करते, और जो ऑफिसर्स वगैरह हैं जो चेक करेंगे उनको ब्राइब दे देते हैं, वो उनको घूस देके ये लिखवा देते हैं कि इन्होंने तो पूरी सेफ्टी का पालन किया है, बट हकीकत में नहीं किया होता। इस तरीके से यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि जो गवर्नमेंट हो गई, जो लोग हैं, वो सब ही मिले हुए हैं, कोई भी अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सही से नहीं निभा रहे। तो मैंने जिस तरीके से आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर का या फिर जो फायर सेफ्टी है इसका एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से हमें हर जगह देखने मिलता है कि हमें पता था कि यूसी जो प्लांट है, यहाँ पे जो फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे ऐसा काम हो रहा है जिसमें कि पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर ये गैस लीक होगी तो हजारों लोगों की जो है जान जाएगी। तो इसके लिए बोला गया था कि आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होगा, आपको कुछ चीजें करनी होगी ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो गैस है वो लीक ना हो। बट ये जो यूसी है उसने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने ये जो इम्पोर्टेंट जो इसेंशियल सेफ्टी मेजर्स थे उनको नहीं किया, ताकि वो अपने कुछ जो कॉस्ट है वो बचा सके, ताकि वो कुछ पैसा बचा सके। Much before the Bhopal disaster, there had been incidents of gas leak killing a worker and injuring several. तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, इससे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ था कि गैस लीक के कारण कुछ जो लोग हैं, किसी वर्कर की जो है डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग जो है उनको इंजरी हो गई है, घायल हो गए हैं। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो पहले देखने मिले थे। तो तभी जो यूसी है उसे सतर्क हो जाना चाहिए था, और जो इस इसेंशियल सेफ्टी मेजर्स है उनको पूरा कर देना चाहिए था, बट नहीं, वो तो इस ट्रेजेडी का वेट कर रही थी। तो उसकी ये गलती है कि उसने क्यों जो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स थे उनको पूरा नहीं किया, और जो गवर्नमेंट है उसने क्यों ये ध्यान नहीं दिया कि जो प्लांट्स वगैरह सेटअप हैं वो सही से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि यूसी की ही गलती है, गलती हर किसी की है। एवरीवन वाज अकाउंटेबल टू दिस। Despite the overwhelming evidence pointing to UC as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility. अब जैसे कि सारे सबूतों को देख के ये साफ साफ समझ आ रहा है कि ये जो डिजास्टर हुआ, ये जो ट्रेजेडी हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यूसी। बट यूसी ने फिर भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको मानने से मना कर दिया। इन द इशूइंग लीगल बैटल, The government represented the victims in a civil case against UC. अब पूरे केस को रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो भी लोग विक्टिम हुए हैं इस केस में उनको रिप्रेजेंट किया यूसी के खिलाफ केस कोर्ट में। It filed a $3 billion compensation case in 1985 but accepted only $470 million. मतलब कि गवर्नमेंट ने जितने भी जो विक्टिम्स हैं उनके
इस लॉस को थोड़ा बहुत पूरा करने के लिए, मतलब जो कंपनसेशन है वो कितनी डिमांड की थी, $3 बिलियन की डिमांड की थी। बट जो कंपनी है उसने सिर्फ कितना एक्सेप्ट किया, यूसी ने बोला कि हम तो सिर्फ और सिर्फ $470 मिलियन देंगे, 1 बिलियन भी नहीं उन्होंने पूरा दिया। Survivors appealed against the settlement, but the Supreme Court ruled that the settlement amount would stand. अब जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो अमाउंट ये लोग दे रहे हैं $470 मिलियन, ये काफी नहीं है, हमें पूरा $3 बिलियन चाहिए। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल आउट कर दिया, मतलब कि उसने इनकी बात को खारिज कर दिया और कहा कि जितना वो कंपनसेशन दे रहे हैं, मतलब कि 470 मिलियन डॉलर्स, वो काफी है। UC stopped its operation but left behind tons of toxic chemicals. अब UC ने तो वहां पे काम करना बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्री वगैरह बंद कर दी, बट वहां पे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो रह गए। These have seeped into the ground, contaminating water. अब ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उसमें अंदर चले गए, ग्राउंड वाटर को उन्होंने दूषित किया। अब ग्राउंड में जाएंगे, जमीन में मिलेंगे, मिट्टी वहां की दूषित होगी, ग्राउंड वाटर दूषित होगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। Dow Chemical, the company who now owns the plant, refuses to take responsibility for clean up. अब यूसी जो है वो तो छोड़ के चली गई, बट जो दूसरी कंपनी डो केमिकल, जो कि उसने अब इस प्लांट को ले लिया है, उसने भी यहाँ पे जो साफ सफाई है, जो क्लीन अप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। कहते कि हमने थोड़ी गंदा किया, तो यूसी ने किया था, हम जिम्मेदारी क्यों ले। तो इस तरीके से उसने भी क्लीन अप के लिए मना कर दिया। 24 years later, people are still fighting for justice, for safe drinking water, for healthcare facilities and jobs for the people poisoned by UC. और 24 साल बीत गए, फिर भी जो वहाँ के लोग हैं अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, साफ पानी के लिए लड़ रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी तो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई, उनकी जॉब्स चली गई, अब उनके शरीर खराब हो गए, बहुतों की जान चली गई। वो अब इस हालत में नहीं है, भले ही उनकी जान चली गई, कि वो काम कर सकें। उनके वहाँ पे कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, उनके वहाँ पे जो पीने का पानी है वो खराब हो रहा है, जो जमीनें हैं वो खराब हो रही हैं। तो इस सब के लिए जो है वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। They also demand that Anderson, the UC chairman who faces criminal charges, to be prosecuted. और जो विक्टिम्स हैं, जो लोग हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि एंडरसन, जो कि उस टाइम पे यूसी का चेयरमैन था, जिसने कि क्रिमिनल चार्जेस जो है वो फेस किए हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए, मतलब कि एक तरीके से उसे ऑफिशियली दोषी करार देना चाहिए। तो इस तरीके से लोग आज भी ये चीज डिमांड करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से किसी की लापरवाही की वजह से लोग, हजारों लोग जो हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, और इतने सालों तक वो जो है उस चीज को भुगत रहे हैं। So that is why it is very important for the government to ensure that whatever law they are making, they are implementing properly. लॉ बनाना ही काफी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, और लोग भी ये अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, राइट। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बना देने से भी कुछ नहीं होगा, उसके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने से भी कुछ नहीं होगा। लोगों को भी अपने लेवल पे समझना होगा कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन्हें समझना होगा कि हर किसी की जो जान है वो इम्पोर्टेंट है, हर किसी के जो राइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उनकी उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ? तो किसी वर्कर की क्या कीमत है, तो वो हम इस सेक्शन में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो हुई, और किस तरीके से जो यूसी है उसकी लापरवाही के कारण और उसके कुछ पैसे बचाने के कारण क्या हुआ कि हजारों लोगों की जो जानें हैं वो दांव पे लग गई, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो इस सेक्शन में हम थोड़ा सा और जो है डिटेल में वर्कर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उनके जो राइट्स हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मार्केट में नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, चाहे वो वर्कर्स हो। और इसके एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। So before we discuss this section, let me just discuss a data here. I actually missed this in the earlier video. So according to 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 and 14 work in various occupations including hazardous ones. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस क्या होता है, जनगणना, मतलब कि जब पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं उनका एक तरीके से डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं,
क्या क्या वो जॉब कर रहे हैं, कितने लोग खेती कर रहे हैं, कितने लोग सर्विस सेक्टर में हैं। इस तरीके से आपके देश में जितने लोग रह रहे हैं उनके बारे में आप जो है सर्वे करते हो, उनके बारे में पता करते हो, तो वो चीज़ है सेंसस, राइट। तो 2011 का जो सेंसस था, और ये जो सेंसस है वो हर 10 साल में होता है। जो अभी 2021 का होने वाला था वो कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। तो हमें आने वाले कुछ सालों में 24 और 25 तक हमें जो 2021 वाला जो सेंसस होने वाला था उसका डेटा मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हमें 2011 वाला ही यूज़ करना है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 4 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 से लेकर 14 साल की उम्र के बीच के हैं, और ये लोग हजारडस काम कर रहे हैं। मतलब कि ये लोग ऐसे जगहों पे एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, राइट। जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री, पटाखे क्या होता है, बारूद का काम होता है। तो वहाँ क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को वो लोग एम्प्लॉय करके रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। तो इस तरीके से जो 5 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे हैं वो हजारडस इंडस्ट्रीज में हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 4 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। इसका मतलब 40 लाख जो बच्चे हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने जो बाल मजदूरी है उसको बैन किया हुआ है, कि जो चाइल्ड लेबर है दैट इज इलीगल इन इंडिया। कि कोई भी अगर पर्सन, कोई भी एम्प्लॉयर किसी बच्चे को, 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चे को काम पे रखेगा तो उसके साथ जो है कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, वो गलत होगा। बट हमें देखने मिला कि इन सब लॉज के बावजूद भी कितने सारे जो बच्चे हैं वो अभी भी जो है मजदूरी कर रहे हैं, वो अभी भी लोग उन्हें काम पे रख रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको ये बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी देखोगे, आपको छोटे छोटे टी स्टॉल्स वगैरह होते हैं, होटल्स होते हैं, वहां पे आपको नॉर्मली बच्चे जो है वो काम करते हुए दिख जाएंगे। मतलब कि इतने सारे लॉज होने के बाद भी, इतने सारे कानून होने के बाद भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, बट यूँ कहें कि चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, तो वो नहीं हुई हैं। In 2016, Parliament amended the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, banning the employment of children below the age of 14 years in all occupations and of adolescents 14 to 18 years in hazardous occupations and processes. तो 2016 में जो पार्लियामेंट है उसने 1986 का जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज पे रोक लगाना, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो था 1986 का, इसको अमेंड किया। अमेंड मतलब एक तरीके से उसमें चेंजेस लाए, और क्या बोला, कोई भी जो बच्चा है 14 साल से कम उम्र का, वो किसी भी ऑक्यूपेशन में उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। पहले हम पढ़ रहे थे कि हजार्डस ऑक्यूपेशंस में उनको जो है अलाउड नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा काम वो कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था इंक्लूडिंग हजार्डस वंस, मतलब कि यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any hazardous employment। कि पहले ये होता था कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस काम को करने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई छोटा मोटा ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि उसको जान का खतरा नहीं है, वहां पे तुम एम्प्लॉय कर सकते हो। बट जहाँ पे जान का खतरा है, जो बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही डेंजरस काम है, वो बच्चों से नहीं करवाओगे। पहले ऐसा था। बट 2016 में क्या कहा पार्लियामेंट में, कि अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके के काम में एम्प्लॉय नहीं किए जाएंगे, उस पर बैन लगाया जाएगा। और 14 से लेके 18 उम्र के जो बच्चे हैं उनको हजार्डस जो काम है वो नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कि 14 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 14 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं 18 साल तक, उनसे आप दूसरे काम करवा सकते हो, बट हजार्डस काम नहीं करवा सकते। तो अभी क्या है सिचुएशन कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे। 14 साल से लेकर 18 साल तक का नॉर्मल काम कर सकते हैं, उनसे आप छोटे मोटे काम करवा सकते हो, बट हजार्डस काम नहीं करवा सकते। तो ये चेंज जो है वो लाया गया। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कि अब क्या हुआ कि जो कोई भी पर्सन अगर किसी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरीके से उससे काम करवाएगा, या फिर 14 से 18 साल के बच्चे से कोई खतरनाक काम करवाएगा, तो ऐसे केस में वो जो पर्सन है उसके खिलाफ क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब कि उस पर्सन ने बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बहुत ही सीरियस है जो ऑफेंस नेचर में, और ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि जो पुलिस है वो बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है, राइट। So anyone found violating the ban must be penalized with a punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years and or fine of 20,000 to 50,000। अगर कोई भी पर्सन इस जो बैन है, जो
बाल मजदूरी पे रोक लगाई गई है, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो चलता नहीं दिखाई देगा, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट कितनी? उसको 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक, मतलब कि 6 महीने से लेके 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है, या फिर उसको 20,000 से लेके 50,000 का जो है फाइन हो सकता है, या फिर उसको दोनों ही हो सकता है कि आपको जेल भी होगी और आप पे फाइन भी लगेगा। तो इनमें से एक चीज भी हो सकती है, 6 से लेके 2 साल, 6 महीने से 2 साल तक का आपको जेल, या फिर 20,000 से लेके 50,000 का फाइन, या फिर दोनों ही उस पर्सन के साथ जो है उसको पनिशमेंट के तौर पे दिया जा सकता है। Now the central government had asked state government to develop plans to rescue and rehabilitate children who are working. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये बोला है कि आप प्लान्स जो हैं डेवलप करो, ताकि जो कहीं ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं उनको आप बचा सको, उनको रेस्क्यू कर सको, उनको वहाँ के जो काम कर रहे हैं वहाँ से हटा सको और उनको रिहैबिलिटेट करो, मतलब कि उन्हें दूसरी जगह पे जाके उनको रखो और उनकी जो एजुकेशन वगैरह है उस पर ध्यान दो। तो ऐसा प्लान जो है वो डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। और इस चीज को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी निकाला है, आप देख सकते हो pencil.gov.in। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि नो चाइल्ड लेबर को जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। यहाँ पे नो चाइल्ड लेबर के लिए अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है, कोई कहीं पे आपको बच्चा काम करता हुआ दिख रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है, चाइल्ड ट्रैकिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों को ट्रैक करने के लिए, तो इन सब के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो लाया गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे क्या कह रहे हैं? पेंसिल, मतलब कि प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, राइट। तो इस चीज से रिलेटेड जो है ये प्लेटफॉर्म लाया गया है ताकि जो बाल मजदूरी है उसको कम किया जा सके। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स तो ले रही है, बट हाँ हमें भी इन चीजों पे और ध्यान देना होगा, हमें भी एक अवेयर सिटीजन के तौर पे काम करना होगा। Now let's start our section that was what is a worker's worth, कि एक जो वर्कर है, जो मजदूर है या कोई भी जो पर्सन काम कर रहा है उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या वर्थ है। If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up its plant in India? अगर हमें ये समझना है पूरा जो इंसिडेंट हुआ, पूरा ये जो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ या यूं कहें मर्डर हुआ इतने सारे लोगों का इतने बड़े लेवल पर, जिस पूरे इवेंट की वजह से भोपाल जो डिजास्टर है वो हुआ, अगर हमें इसको समझना है तो हमें एक सवाल पूछना होगा कि आखिरकार ये जो यूनियन कार्बाइड है, यूसी है, उसने इंडिया में ही प्लांट क्यों लगाया। हम यूं भी तो सोच सकते हैं कि अगर यूसी प्लांट लगाती ही नहीं तो गैस लीक होती ही नहीं, अगर गैस लीक नहीं होती तो इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। तो आखिरकार यूनियन कार्बाइड ने वहां पे इंडिया में प्लांट लगाया क्यों? वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। अब इतनी सारी जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं उनमें उनके आने में बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है कि यहाँ पे चीप लेबर है, मतलब कि यहाँ पे जो लेबर है वो बहुत ही सस्ता है। अब आप बोलोगे कि हमारे यहाँ सस्ता लेबर क्यों है, क्यों जो लोग हैं वो कम वेजेस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। चीप लेबर का मतलब क्या कि आपको लेबर्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, वो कम पैसे में भी आपके लिए काम कर देंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इंडिया में वैसे ही बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जल्द ही वो चाइना को भी पास करके फर्स्ट जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाला है। तो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब इतनी पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। इंडिया तो छोटी सी कंट्री है, मतलब कि आप अमेरिका, कनाडा और जो बड़े बड़े देश हैं उनके मुकाबले देखो तो इंडिया के पास जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिसोर्सेज कम है। अब रिसोर्सेज कम होंगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोगों के पास इतना काम नहीं होगा। अब जब लोगों के पास इतना काम नहीं है तो वो क्या कहेंगे कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तुम हमें थोड़ा सा ही पैसा दे दो, हम कम पैसे पे भी काम करने को तैयार हैं, हमें तो काम चाहिए, राइट। तो एक जो कारण है वो ये भी है कि यहाँ पे जो चीप लेबर है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। Wages that the companies pay to workers, say in the USA, are far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India. अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, अब उनके खुद की कंट्रीज में क्या होता है कि जो वो वर्कर्स को पे करते हैं, जैसे यूएसए वगैरह में वो जो वर्कर्स को वहां पे करेंगे उन्हें बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब इंडिया में मान लो उन्हें अगर 10 रुपए वर्कर को देना है तो वहां पे उन्हें
100 रुपए देना पड़ेगा या 1000 रुपए उन्हें देना पड़ेगा वर्कर्स को। तो इस वजह से क्या होता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जो वर्कर हैं उन्हें सस्ते मिल जाते हैं पुअर कंट्रीज में, जो थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अभी पुअर कंट्रीज हैं, वैसे कंट्रीज में आपको देखने मिलेगा कि जो वेजेस हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जो वर्कर्स हैं वो सस्ते में ही काम कर लेते हैं। और लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और यहाँ पे उन्हें आके फायदा क्या हो रहा है कि कम पैसा देके उन्हें ज्यादा लंबे घंटों तक, ज्यादा घंटों तक वो काम करवा लेती हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। अब ऐसे कंट्रीज में जैसे यूएसए वगैरह में जाओ तो वहां पे तो जो वर्कर्स हैं वो ये डिमांड करेगा कि पहली बात तो हमें पैसा अच्छा दो, दूसरा हमारी जो फैसिलिटीज हैं, हमारे रहने का खर्चा, हमारे खाने पीने का खर्चा, इसका भी तुम ध्यान रखो। तो वो इस तरीके की डिमांड कर सकते हैं। बट इंडिया में देखोगे तो इस तरीके की फैसिलिटीज पे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग अपनी कंपनीज तो इंडिया में ले आते हैं, वर्कर्स से सस्ते में काम भी कराते हैं, और उनकी जो फैसिलिटीज वगैरह हैं उनके बारे में ये लोग इतना नहीं सोचते। जो एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि जो वर्कर्स हैं उनके हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, उनके रहने का खर्चा, उनके खाने पीने का ध्यान, तो ये जो कंपनीज है वो नहीं रखती, बहुत ही मुश्किल से रखती हैं। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, और इस तरीके से जो कंपनियां हैं वो बहुत ही सस्ते में बहुत ज़्यादा काम करवा लेती हैं और अपने जो कॉस्ट है उसको सेव कर लेती हैं, पैसा बचा लेती हैं, और इससे वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। अब ये तो हमने देखा कि एक जो तरीका है जिससे कि जो कंपनीज हैं वो पैसा बचाने की कोशिश कर रही हैं, इज बाय रिड्यूसिंग द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। देखो एक और चीज है कि एक तो जो कंपनीज हैं वही पैसा कम करके दे रही हैं कि मान लो जो वर्कर है उसकी वेज बन रही है 100 रुपए, और जो कंपनीज हैं वो कट करने के लिए उनको कितना दे रही हैं, सिर्फ 50 रुपए, कि लीगली उनका कितना बनता है, 100 रुपए, राइट। और वो इस 100 रुपए में से भी कट करके वो कितना दे रही है कि नहीं हम सिर्फ 50 देंगे, तो ये काम जो है वो इनलीगल है, राइट। बट अभी देखो हम दूसरी कंट्रीज के मुकाबले अगर देखें, जो हमारा मिनिमम अमाउंट बनता भी है, जो लीगल अमाउंट भी है 100 रुपए, ये भी दूसरे कंट्रीज से काफी कम है, कि उनको वहां पे 1000 रुपए देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं दूसरे कंट्रीज से आती हैं, उनको बहुत ही सस्ते में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब एक तरीका तो ये हुआ कि ये लोग कम वेजेस पे ज्यादा काम करवा के कॉस्ट को कट कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, जिसके थ्रू ये लोग कॉस्ट कट करने की कोशिश करते हैं। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। जैसे कि ये लोग अपनी कॉस्ट कट करने के चक्कर में जो वर्किंग कंडीशंस हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते। जो फैसिलिटीज, जो सेफ्टी मेजर्स काम करने के लिए चाहिए, उनको ये लोग प्रोवाइड ही नहीं कराते। कि जो पर्सन है उसको बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कि काम करना हद से ज्यादा मुश्किल है, बट वहां पे वो लोग काम करवा रहे हैं। और ऐसी कंडीशंस को वो सुधार सकते हैं कुछ पैसा लगा के, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस करने के लिए उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा, बट वो लोग पैसा नहीं लगाते, वो लोग कंडीशंस को बेटर नहीं करते ताकि वो अपनी कॉस्ट को बचा सकें। वो लोग सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते। जैसे कि मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल दिया था, फायर सेफ्टी का, कि बिल्डिंग में इट इज इम्पोर्टेंट कि आप फायर सेफ्टी का जो पूरा इंतजाम है वो करके रखो। बट कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कुछ पैसे बचाने के लिए वो सेफ्टी मेजर्स को नहीं फॉलो करती, वो जो पूरा सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए आपकी बिल्डिंग में उसको नहीं लगवाती। तो इस तरीके से जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती, और इसके थ्रू वो पैसा बचाने का जो है कोशिश कर रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये चीजें कितनी ज्यादा डेंजरस है। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी, मान लो कोई थोड़ी बहुत, इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लाखों हजारों लोग काम कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई भी थोड़ी सी आग लग गई, कुछ अगेन जैसे गैस लीक हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आप कैसे करोगे? सारे लोग जो है उनकी जान खतरे में पहुंच जाएगी, जबकि आप थोड़ा सा पैसा लगा के सेफ्टी मेजर्स कर सकते थे और इतनी सारे लोगों की जान बच सकती थी। तो ये जो कंपनीज हैं वो सेफ्टी मेजर्स को, लोगों के जानों को दाव पे रख के अपना कुछ जो पैसा है वो बचाने की कोशिश करती हैं। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज माल फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट सप्लाई। अब यूसी के केस में देखें तो हर एक जो सेफ्टी डिवाइस थी वो माल फंक्शनिंग थी, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी। जो थोड़ी बहुत उन लोगों ने सेफ्टी डिवाइस रखी थी वो भी खराब थी, काम नहीं कर रही थी, और उतनी मात्रा में नहीं थी जितनी की चाहिए थी, ठीक है, शॉर्ट सप्लाई में थी। Between 1980 and 1984, work crew for MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers. So 1980 से लेकर 1984 के बीच में ये यूसी ने क्या किया, जो वर्कर्स चाहिए थे उनको 12 से लेकर 6 तक कम कर दिया। मतलब कि पहले उस काम को करने के लिए 12 लोग चाहिए थे, अब 12 लोगों को हटा के सिर्फ और सिर्फ 6 वर्कर्स को रखा।
मतलब देखो, अगर कोई काम 12 लोग जो है वो डिमांड करता है कि इस काम को करने के लिए 12 लोग चाहिए होंगे सही से, तो क्या होगा कि वो काम थोड़े ढंग से हो पाएगा। बट अगर आप कम करके कह दो कि नहीं, इस काम को सिर्फ और सिर्फ 6 लोग करेंगे, तो सोचो उन 6 लोगों पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, उन 6 लोगों की क्या हालत हो जाएगी। मान लो बहुत भारी जो है कोई बक्सा उठाना है और उस बक्से को उठाने के लिए 6 लोग चाहिए, राइट? अब या 12 लोग चाहिए, राइट? उस बक्से को उठाने के लिए 12 लोग चाहिए, वो बहुत भारी बक्सा है, 12 लोग ही उसे सही से उठा पाएंगे। बट कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप 12 लोग मत उठाओ, सिर्फ 6 लोग उठाओ, हमें जो बाकी 6 हैं उनकी जरूरत नहीं है। तो उन 6 लोगों के ऊपर कितना ज्यादा बोझ होगा, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा उस भारी बक्से को उठाना, राइट? तो इसी तरीके से ये लोग क्या किए हैं, जो MIC प्लांट था, मतलब कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट का प्लांट था, उसमें इन लोगों ने क्या किया, यूसी ने 12 मजदूरों से हटा के 6 ही मजदूरों को रखा, 6 ही वर्कर्स को रखा काम पे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो 6 वर्कर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, इनके ऊपर जो बर्डन है वो और ज्यादा हो जाएगा। और ये लोग क्यों कर रहे हैं, जो यूसी है उसने 12 से 6 वर्कर क्यों किए, ताकि वो अपनी कॉस्ट बचा पाए। अब उसको 6 वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो नहीं देनी पड़ रही। The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days. और जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती थी वर्कर्स की, उसको यूसी ने 6 महीने से लेके 15 दिन में कम कर दिया। 6 महीने से लाके कितना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। कि पहले जो वर्कर्स हैं, अगर उन्हें यूसी में सही से काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, सेफ्टी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। और वो जो सेफ्टी ट्रेनिंग थी वो कितने की होती थी, प्रॉपर 6 महीने उस सेफ्टी ट्रेनिंग को लगते थे कि अगर आपको सही से सारी चीजें सीखनी है, सेफ्टी मेजर्स सारे सीखने हैं, तो उसके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी। बट यूसी ने कॉस्ट बचाने के लिए क्या किया, 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी, कि 15 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत है, सेफ्टी मेजर्स की जो सेफ्टी ट्रेनिंग है वो होगी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की। तो इस तरीके से जो यूसी है उसने अपने पैसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसे वर्कर्स को 6 महीने तक जो है ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 15 दिन में ट्रेनिंग दो और उन्हें काम पे लगाओ। The post of night shift work for MIC plant was abolished. साथ ही साथ जो MIC में नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर्स होते थे, कि रात को भी कोई चाहिए देखने के लिए कि प्लांट में अगेन कोई लीकेज वगैरह ना हो जाए या कुछ खराब ना हो जाए, तो नाइट शिफ्ट के लिए जो वर्कर्स होते थे उनकी पोस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कि वो लोग रात में कोई भी जो वर्कर है वो नहीं रहेगा, या फिर यूं कहीं बहुत ज्यादा कम कर दिया, जो नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर्स थे उनको उन्होंने नहीं रखा। Read the following comparison between UC's safety system in Bhopal and its other plant in US. तो हम नीचे समझेंगे कि किस तरीके से जो यूसी है उसने भोपाल में किस तरीके का सेफ्टी सिस्टम रखा हुआ था, और जो उसके प्लांट थे यूएस में उनका क्या सेफ्टी सिस्टम था। तो हम दोनों को ही कंपेयर करके देखेंगे। At West Virginia, USA, computerized warning and monitoring system were in place, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks. वेस्ट वर्जीनिया जो कि यूएसए में है, यहाँ पे जो यूसी है उसका दूसरा प्लांट था, राइट? अब इसमें क्या है, पूरे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, कि जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं ये देखने के लिए कि अगर कोई गैस लीक हो जाए तो लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, राइट? वहीं अगर भोपाल में देखें तो भोपाल में इस तरीके का कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, वार्निंग सिस्टम नहीं था। यहाँ पे लोग जो है वो मैनुअल गॉजेस पे डिपेंड करते थे, जो मैनुअल ह्यूमन सेंसेस हैं, कि इंसान जो है वो बस इंसानों पे ही डिपेंड था, कि अगर इंसानों को स्मेल आ जाएगी, पता चल जाएगा, तो ही पता चलेगा कि गैस लीक हो रही है या नहीं, इस तरीके का कुछ गलत हो रहा है या नहीं, अदरवाइज किसी को नहीं पता चलेगा। मतलब कि कोई मशीन वाला सिस्टम नहीं था, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, सब मैनुअल ही था, कि अगर इंसान ने पता लगा लिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा। फिर तो जब पूरा काम खराब हो जाएगा तभी सबको पता चलेगा। तो इस तरह का सिस्टम भोपाल में है। तो आप देख सकते हो कि सेम कंपनी है, सेम यूसी ही है, सेम काम कर रही है, यूएसए में भी सेम काम है, सेम चीज का प्लांट है, इंडिया में भी सेम चीज का प्लांट है, बट यूएसए में वो प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, कि अगर कुछ हो जाए तो लोगों को पहले ही वार्निंग मिल जाए और लोग जो है वो अपनी जान बचा सके। बट भोपाल में ऐसा कुछ नहीं। At the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place but non-existent in Bhopal. ऐसे ही जो वेस्ट वर्जीनिया वाला प्लांट है वहां पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स था, मतलब कि मान लो कुछ ऐसा हो जाए जिसमें कि लोगों को इमरजेंसी में आपको निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो इमरजेंसी में इवैक्यूएट कैसे करोगे, लोगों को बाहर कैसे निकालोगे, वो पूरा प्लान वर्जीनिया में था। बट भोपाल में इस तरीके का कोई प्लान नहीं था। कोई जैसे इमरजेंसी एग्जिट होती है ना, प्लेन्स वगैरह में भी होती है, तो उसमें क्या है कि अगर कुछ
इमरजेंसी हो, आग वगैरह लग जाए तो किस तरीके से आप लोगों की जान को बचाओगे, इस तरीके का सिस्टम भोपाल में नहीं था। Why are there such sharp differences in safety standards across country? अब हम बोलेंगे कि भाई सेम कंपनी है, बट वर्जीनिया में पूरे प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है, और इंडिया में कुछ मतलब नहीं है, लोगों की जान का की कोई परवाह नहीं है, कोई जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे। तो ऐसा क्यों क्यों इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं हमें देखने मिल रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड, व्हाई वाज द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स सो लो। और जब ये डिजास्टर हो भी गया उसके बाद भी जो कंपनसेशन है वो इतनी कम क्यों दी गई। जो लोग हैं वो $3 बिलियन डिमांड कर रहे थे, बट उनको दिया कितना, सिर्फ और सिर्फ $470 मिलियन। तो इतना कम कंपनसेशन क्यों दिया गया। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। तो एक जो आंसर है इस चीज का कि क्यों इतना ज्यादा डिफरेंसेस हैं स्टैंडर्ड्स में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, और क्यों कंपनसेशन इतनी ज्यादा लो दी गई, उसका एक आंसर तो ये है कि जो इंडियन वर्कर है उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कीमत है, उसको किस तरीके से परसीव किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है कि इंडियन जो वर्कर है उसकी कीमत बहुत कम मानते हैं ये लोग, कि इंडियन जो वर्कर है उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है, ये लोग क्या ही मतलब इनका मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर। ये लोग क्या सोचते हैं कि एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, हमें क्या लेना देना। मतलब कि जो इंडियन वर्कर है उसकी कोई कीमत नहीं है, अगर एक जाएगा इनके लिए तो दूसरा आराम से आ जाएगा, इनको कोई टेंशन नहीं है। Since there is so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage. अब क्योंकि इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से क्या है कि जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने को तैयार हैं। तो इसलिए जो कंपनीज हैं वो इंडियन वर्कर्स की कीमत को समझती नहीं है, वो उन्हें यूं ही लेती हैं, फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि ठीक है अगर एक की जान जाएगी तो हम दूसरे को रख लेंगे, अगर एक काम नहीं करेगा तो ऐसे हजारों खड़े हैं जो कि इन अनसेफ कंडीशंस में काम कर लेंगे, हमें क्या टेंशन। मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। अब इस मजबूरी को जो है फायदा उठाते हैं ये लोग, जो कंपनीज हैं वो इस मजबूरी का फायदा उठाती हैं। उनकी ये मजबूरी है कि वो कम दाम पे भी काम कर रहे हैं या अनसेफ कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं, तो वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम वर्कर्स को पूरी सेफ्टी मेजर्स नहीं भी प्रोवाइड कराएंगे तो भी ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। तो ये सबको देखते हुए वो लोग क्या करते हैं, वो वर्क प्लेस पे जो काम करने की जगहें हैं वहां पे उनकी सेफ्टी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines, or factories due to the careless attitude of the employers. अब इतने साल हो गए हैं, लगभग 35 साल जो हैं वो भोपाल गैस ट्रेजेडी को हो चुके हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। बट फिर भी आज तक हमें ये देखने मिलता है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, माइंस, फैक्ट्रीज, इस तरीके की जो जगहें हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, वहां से हमें एक्सीडेंट्स के जो न्यूज़ हैं वो सुनने मिल जाती हैं। मतलब कि हमें कहीं ये देखने मिल रहा है कि इतने सारे जो वर्कर्स हैं उनकी माइन में काम करते करते जो है डेथ हो गई, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ माल फंक्शन हो गया उसकी वजह से किसी वर्कर की डेथ हो गई। मतलब कि इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के इतने सालों बाद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आज भी जो कंपनीज हैं वो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान नहीं रख रही हैं, और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी जान जा रही है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि वैसे तो वर्कर जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कंपनी खड़ी कर दी, आपने फैक्ट्री खड़ी कर दी, फैक्ट्री में मशीन ला दी, बट उन मशीनों को ऑपरेट तो कोई वर्कर ही करेगा, कोई एम्प्लॉय ही करेगा, मतलब कोई इंसान ही काम करेगा। बट अगर आप उन एम्प्लॉयज के, उन वर्कर्स के कंडीशन, सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखोगे, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बेटर नहीं करोगे, सेफ नहीं करोगे, तब तक जो है इसी तरीके से जो हजारों लोग हैं उनकी जान जाती रहेगी। आपको उनकी कीमत समझनी होगी, जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ भी मैटर करती है, हर एक की जो लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जो लॉज, जो सेफ्टी मेजर्स बनाए हुए हैं उनको इन कंपनीज को फॉलो करना होगा, और गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना होगा कि वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस करे, वो ये देखे कि सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सही से पूरे हो रहे हैं नहीं। और कुछ जो है करप्ट ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करने तो जाते हैं बिल्डिंग्स में, जो उन्हें चेक करना है वो इंस्पेक्शन करने के लिए तो जाते हैं, और उन्हें ये दिख भी रहा होता है कि सेफ्टी मेजर्स पूरे नहीं है, बट वो क्या करते हैं, वो घूस लेके साइन कर देते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हैं, सही से फॉलो हो रखे हैं। इस तरीके से वो साइन कर देते हैं कि जी सब सही है,
जबकि नहीं होता है। तो इस तरीके के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस तरीके से लाखों लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, राइट। सो जो करप्शन है वो कम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा अलर्ट होके इन चीजों पे काम करना चाहिए। Enforcement of safety laws. As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. अब गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि वो लॉ बनाए, कानून बनाए और फिर उन कानूनों को इन्फोर्स भी करे, उन्हें लागू भी करे, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो सेफ्टी लॉज उसने बनाए हैं या फिर इन जनरल कोई भी जो लॉ बनाया है उसने वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये उसकी ड्यूटी होती है। It is also the duty of government to ensure that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated. अब कानून बनाने के साथ साथ और उसको इन्फोर्स करने के साथ जो गवर्नमेंट है उसका एक और काम होता है वो ये ध्यान रखना कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन ना हो। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हम फंडामेंटल राइट कह सकते हैं वो है राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो गवर्नमेंट है उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी पर्सन का जो राइट टू लाइफ है उसका उल्लंघन ना हो। What was the government doing when there were such blatant violations of safety standards in the UC plant? अब जब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो सारे लॉज को सही से इन्फोर्स करे, ये ध्यान रखे कि किसी भी लॉ का जो है वो वायलेशन नहीं हो रहा, लोगों के जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन नहीं हो रहा, तो फिर जब यूसी इन सारे सेफ्टी मेजर्स का उल्लंघन कर रही थी, वायलेशन कर रही थी, तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तब गवर्नमेंट ने अपनी ये जो ड्यूटी है लॉ को अच्छे से इन्फोर्स करने की वो सही से क्यों नहीं निभाई? फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। पहली बात तो जो गवर्नमेंट जो इंडिया है उसमें सेफ्टी लॉज बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है। लैक्स मतलब एक तरीके से जो चीज इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है हमें सेफ्टी लॉज इंडिया में नहीं देखने मिलते। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड। एक तो हमारे जो लॉज हैं वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और इसके बावजूद भी, इतने रिलैक्स्ड सेफ्टी लॉज होने के बावजूद भी इनको सही से इन्फोर्स नहीं किया गया। Government officials refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality. अब जब यूसी भोपाल में आ रही थी तो कोई भी जो कंपनी है वो आने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन मांगेगी कि हाँ हम यहाँ पे ये कंपनी जो है खोलने वाले हैं, इस तरीके का काम करने वाले हैं, तो वो गवर्नमेंट की पूरी परमिशन लेती है। अब जब यूसी जो है वो गवर्नमेंट के पास आई परमिशन लेने के लिए, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि जो यूसी है वो एक पॉल्यूटेड या फिर बहुत ही ज्यादा हजार्डस जो है वो काम करने वाली है। मतलब उन्होंने ये माना, उन्होंने ये बोला कि यूसी जो भी काम करेगी वो बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, वो हजार्डस नहीं है, लोगों को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस वजह से उन्होंने एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में, मतलब ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, ऐसी लोकेलिटी में यूसी को आने दिया जो कि आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे जो जहरीले केमिकल्स हैं उनसे वो डील कर रही थी। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant, which provides job. जब 1978 में कुछ जो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स थे भोपाल के, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने विरोध किया यूसी का कि जो यूसी है उसमें एमआईसी प्रोडक्शन हो रही है, यूसी का जो प्लांट है उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये जो है ये एक सेफ्टी के जो है वो वायलेशन है, जो हमारे यहाँ पे सेफ्टी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका वायलेशन जो है वो यूसी कर रहा है। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला उस टाइम पे? जो गवर्नमेंट थी वो ये कह रही थी कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम यूसी को मना कर सकें कि वो यहाँ से कहीं और चली जाए या फिर इस तरीके की चीजें प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि जो यूसी है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बहुत सारे लोगों को काम दे रही है, इसलिए हमें जरूरत है यूसी की, ताकि जो लोग हैं उनकी जॉब ना जाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह सिटी में हो रहा है वो ना खत्म हो। It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift to cleaner technology or safer procedures. और जो गवर्नमेंट उस टाइम ये कह रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम यूसी को मना करें कि यहाँ पे तुम अपना प्लांट ना लगाओ, या फिर उसको हम कोई और तरीका, कोई और जो प्रोसीजर है वो अपनाने के लिए बोलें जो कि थोड़ा सेफ हो। Government inspectors continue to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong.
जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम यूसी को अप्रूव करते रहे, उसके जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें सही ठहराते रहे, जबकि बार बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने मिल रहे थे जिनमें कि गैस लीक हो रही थी और कुछ वर्कर की जो है जानें भी जा चुकी थी, कुछ जो है वो घायल भी हो चुके थे। इन सब के बावजूद जो है वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स इसको अलाउ कर रहे थे, रेगुलरली इसको अप्रूव कर रहे थे और लोगों को ये अब तक समझ आ चुका था कि कुछ तो गलत है। इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद लोगों को ये अच्छे से समझ आ चुका था कि जो यूसी प्लांट है उसमें कुछ गड़बड़ है, वो सेफ नहीं है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो उसको वहां पे काम करने के लिए अलाउ कर रहे थे। This, as you know, is contrary to what the role of a law-making and enforcement agency should be. अब हमने इस सेक्शन की शुरुआत में ही पढ़ा कि भाई जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी क्या है कि वो लॉ बनाए और उनको इन्फोर्स भी करे। बट हमें यूसी के केस में जो सिचुएशन देखने मिली कि जो गवर्नमेंट है वो यूसी को अलाउ कर रही है एक ऐसे जगह पे आने के लिए, ऐसे जगह पे अपना प्लांट लगाने के लिए जो बहुत ही पॉपुलेटेड है, और ऐसे एरिया में तुम इतने खतरनाक जो गैसेज हैं उनसे डील कर रहे हो, उनको प्रोड्यूस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट एक तरीके से लोगों की सेफ्टी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रही है। मतलब कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखना, जो सेफ्टी लॉज हैं उन्हें सही से इम्प्लीमेंट करना, तो गवर्नमेंट वो चीज नहीं कर रही है, राइट। तो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज के एकदम अपोजिट जा रही है। Instead of protecting the interest of the people, their safety was being disregarded both by the government and by private companies. तो जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या था कि वो लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखे, बट जो गवर्नमेंट है साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनके सेफ्टी के साथ, उनके जानों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल, और ये जाहिर सी बात है ये वो काम नहीं है जो हम गवर्नमेंट से या इन कंपनीज से एक्सपेक्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि वो सारे लॉज को सही से इम्प्लीमेंट करे, लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखे। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो काम कर रही है वो किसी को नुकसान ना दे। With more industries being set up both by local and foreign businesses in India, there is a great need for stronger laws protecting workers' right and better enforcement of these laws. अब जैसे जैसे जो है हम ग्रो कर रहे हैं, देश बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्रीज हैं वो और ज्यादा बढ़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं, भले ही इंडियन हो, भले ही जो फॉरेन बिजनेसेस की हो, वो इंडिया में सेटअप हो रही हैं। और इस इंक्रीजिंग नंबर के साथ हमें जरूरत है कि एक ऐसा लॉ हो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रिक्ट हो, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनके जान का जो है वो खतरा ना हो, जिससे उनकी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जा सके। और एक स्ट्रांग लॉ के साथ साथ इन्फोर्समेंट जो है उन लॉज की वो भी बेटर तरीके से होनी चाहिए। कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके से जैसा कि हमने देखा यूसी के केस में कि गवर्नमेंट बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव कर रही है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सब कुछ जानने के बावजूद भी जो है अप्रूव कर रहे हैं यूसी के सारे प्रोसीजर्स को। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो इन्फोर्समेंट है वो भी और बेटर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। So recently, a large travel agency was asked to pay ₹8 lakh as compensation to a group of tourists. अब एक बहुत ही बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी जिसको बोला गया कि वो एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट की, कुछ लोग जो हैं वो कहीं घूमने गए थे और उन लोगों को 8 लाख रुपए देने को कहा गया। किसको? ट्रैवल एजेंसी को, कि ट्रैवल एजेंसी को 8 लाख रुपए देने हैं इस ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को। क्यों कहा गया? Their foreign trip was poorly managed and they missed Disneyland and shopping in Paris. तो ये जो ग्रुप था टूरिस्ट का, उनकी जो पूरी ट्रिप थी, फॉरेन ट्रिप, वो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से इस ट्रैवल एजेंसी ने मैनेज की थी और इसकी वजह से उनका जो डिज्नीलैंड घूमना है और पेरिस में जो शॉपिंग करना है वो मिस हो गया। मतलब कि वो लोग कहीं घूमने गए थे और उस घूमते टाइम उनसे कुछ चीजें मिस हो गई। मतलब वो डिज्नीलैंड नहीं देख पाए, वो वहां पे अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही जो वहां का कोर्ट है उसने 8 लाख कंपनसेशन देने को कह दिया कंपनी को। बट हमने देखा यूसी के केस में जब इतने हजारों लोगों की जान गई, लोगों का जान का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चीज देखने से मिस कर दी, लोगों की जान गई, उसके बावजूद भी इतना कम कंपनसेशन उन्हें क्यों दिया गया? जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी डाली तो भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जितना दे रहे हैं उतना काफी है। ऐसा क्यों? हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, वो खुद इतने ज्यादा सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं हमारे ही लोगों की जान को लेकर? तो ये चीजें जो हैं ये भी और ज्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। हमें दूसरे देशों में जिस तरीके से लॉज चल रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे चीजें इन्फोर्स हो रही हैं, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए और अपने देश में लाना चाहिए। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट।
इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरनमेंट को और ज्यादा सीरियसली लिया, जो लोग हैं वो और ज्यादा जागरूक हुए और उनके लिए मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से लॉज बनाए गए। In 1984, there were very few laws protecting environment in India. तो 1984 से पहले बहुत ही कम ऐसे लॉज थे जो कि इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते थे, जो पर्यावरण है उसको बचाने की बात करते थे। एंड देयर वाज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। पहली बात तो जो लॉज थे वही बहुत कम थे एनवायरमेंट को बचाने के लिए। दूसरी बात कि जो थोड़े बहुत लॉज थे भी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट इन्फोर्स जो है सही से नहीं किया जा रहा था। The environment was treated as a free entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions. तो उस टाइम पे क्या था कि जो एनवायरनमेंट है उसे एक फ्री एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब कि एक ऐसे चीज की तरह समझा जाता था जो कि मुफ्त है और उसको जिस मर्जी तरीके से जितना मर्जी तुम यूज कर सकते हो। और जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने बड़े ही आराम से जो एयर है उसको पॉल्यूट करती थी, जो वाटर है उसको पॉल्यूट करती थी, उनके ऊपर कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। Whether it was our rivers, air, groundwater, the environment was being polluted and the health of people disregarded. अब क्योंकि लॉज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो लॉज थे वो सही से इम्प्लीमेंट हो भी नहीं रहे थे, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो बड़े मजे से बहुत सारे ऐसे काम कर रही थी जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा था। तो जो हमारे रिवर्स हैं, नदियां हैं, जो हमारी हवा है, जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे का पानी है, ये सब बहुत ही बड़े लेवल पे पॉल्यूट हो रहा था, गंदा हो रहा था। और इन सब के साथ साथ जो लोगों की हेल्थ है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अगर नदियों का पानी गंदा होगा, अगर एयर पॉल्यूटेड होगी, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब तो हम इस्तेमाल करते हैं। लोग नदियों से पानी पीते हैं, हवा उसको तो हम सांस लेते हैं, राइट। ग्राउंड वाटर को लोग पीने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर ये सब पॉल्यूटेड होगा तो लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। तो इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। Thus, not only was UC a beneficiary of lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution. अब जो UC है, पहली बात तो वो लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ही बड़ा फायदा उठा रही थी, बेनिफिट ले रही थी। इंडिया में वो आई क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और यहाँ पे जो वर्कर है वो बहुत ही सस्ते में इन लोगों को मिल जाते हैं। तो यूसी यहाँ पे जो लो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनका बड़ा ही फायदा उठा रही थी। और इसके साथ साथ उसको जो भी वो पॉल्यूशन कर रही है उसको साफ करने के लिए भी उसको कोई पैसा जो है वो खर्च नहीं करना पड़ रहा था। इन द यूएसए दिस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट अगर हम यूएसए में देखें तो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब कि अगर वहां पे गवर्नमेंट कहेगी कि तुम फैक्ट्री लगाने जा रहे हो तो गवर्नमेंट पूछेगी अच्छा तुम्हारी फैक्ट्री में क्या काम होगा, क्या वो पॉल्यूट करेगी, तो कंपनियों से पूरा बताएगी कि जी हाँ हम ये काम करने वाले हैं, इससे ये गंदगी फैलेगी। तो गवर्नमेंट कहेगी कि गंदगी तो फैला रहे हो पर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको साफ भी करोगे, तुम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि जो भी तुम कचरा फैलाओगे, जो भी तुम पॉल्यूशन करोगे, नदियों को गंदा कर रहे हो या फिर जो भी तुम गंदगी फैलाओगे एनवायरमेंट में उसको तुम्हें साफ भी करना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो यूएसए में ऐसा होता है बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के तो सेफ्टी लॉज ही बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट नहीं है और जो थोड़े बहुत है उनको कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा सही से। तो इंडिया में ये सीन जो है बिल्कुल भी नहीं है। भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरनमेंट टू द फोरफ्रंट। और जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो लोगों के सामने एनवायरनमेंट का इशू भी निकल कर आया कि इस तरीके के जो एनवायरनमेंट हैं, जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में लोगों को और ज्यादा जो है अवेयरनेस हुई, लोगों ने और ज्यादा सोचना स्टार्ट किया। तो ये जो इशू ऑफ एनवायरनमेंट है वो भी लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ। Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. अब हजारों ऐसे लोग थे जिनका यूसी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो वहां पे काम करते थे, ना ही उनका कोई मतलब नहीं था। मतलब कि यूसी के फैक्ट्री के आसपास उनके घर थे बट उनका यूसी से कोई लेना देना नहीं था, वो वहां पे काम नहीं करते थे। तो ऐसे लोग जिनका यूसी से कोई लेना देना नहीं था उनके साथ भी बहुत ज्यादा गलत हुआ, वो भी यूसी के गैस लीक की वजह से अफेक्ट हुए। अब जब गैस लीक होगी तो वो ये थोड़ी सोचेंगे कि ये पर्सन यूसी में काम करता है मैं इसको अफेक्ट करती हूँ, ये बेचारे तो यूसी में काम करते ही नहीं, इनको मैं अफेक्ट नहीं करती। ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई कंपनी जो है वो पॉल्यूशन कर रही है तो उसका जो अफेक्ट है वो सब पे होने वाला है।
राइट। तो ऐसे लोग जो यूसी से कनेक्टेड नहीं थे उनके साथ भी जो है बहुत ज्यादा बुरा हुआ, वो भी अफेक्टेड हुए। तो सभी लोग जो है वो अफेक्ट हुए उस पॉइजनस गैस से जो कि यूसी से लीक हो रही थी। This made people realize that the existing laws, though weak, only covered the individual workers and not persons who might be injured due to industrial accidents. तब लोगों ने ध्यान से ये समझा कि जो थोड़े बहुत लॉज हैं भी एनवायरमेंट वगैरह के बारे में और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर को कवर कर रहे हैं। मतलब कि जो लॉज बने हुए हैं सेफ्टी से रिलेटेड वो वर्कर सेंट्रिक है, मतलब कि जो पर्सन उस कंपनी में काम कर रहा है, उस फैक्ट्री में जो काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है। उन लोगों का क्या जो कि उस फैक्ट्री में या उस कंपनी में काम नहीं कर रहे बट उस कंपनी की वजह से अफेक्टेड जरूर हो रहे हैं, उन लोगों की सेफ्टी के बारे में तो कोई लॉज थे ही नहीं। In response to this pressure from environmental activists and others, in the years following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. अब जब जो environmental activists हैं वो और ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाने लग गए तो जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। और फिर उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो गवर्नमेंट है उसने नए लॉज इंट्रोड्यूस किए इस प्रेशर में आके, और जो लॉज थे एनवायरमेंट से रिलेटेड कि अब जो हमारा पर्यावरण है उससे भी रिलेटेड हमें लॉज लाने होंगे, उसके जो सेफ्टी है उसको भी क्लीन रखने के बारे में हमें सोचना होगा। Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to the environment. और अब जब नए लॉज आए तो उनमें क्या हुआ, क्या कहा गया कि जो पॉल्यूटर है, जो एनवायरमेंट को गंदा कर रहा है, अब उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी होगी, अब उसकी जवाबदेही होगी कि तुमने पॉल्यूट क्यों किया। अगर तुमने पॉल्यूट किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इसको साफ करना, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है फाइन लगाया जाए। तो इस तरीके से अब कोई भी कंपनी, कोई भी जो इंडस्ट्री है अगर पॉल्यूट करेगी तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। The environment is something that people over generations will share and it could not be destroyed merely for industrial development. अब जो हमारा एनवायरमेंट है उसी की वजह से हम लोग जो है जिंदा हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, साफ एयर नहीं होगी, साफ पानी नहीं होगा तो हम लोग भी अपनी लाइफ जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते, हम लोग नहीं जी पाएंगे। और एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हम ओवर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको शेयर करने वाले हैं, हम सब इसको यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम सिर्फ किसी इंडस्ट्री की वजह से गंदा होने दें। एनवायरमेंट इसीलिए जरूरी है कि भले ही डेवलपमेंट है, तुम डेवलपमेंट के नाम पे तुम एनवायरमेंट को गंदा मत करो। डेवलपमेंट करनी है, तुम्हें इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी है, बनाओ, बट इस तरीके से करो कि जिससे जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो। The courts also gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life. और जो हमारा कोर्ट्स हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, उन्होंने भी काफी बार ये जजमेंट्स दी हैं जिसमें कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ के उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया है, पार्ट बताया है किसको, हेल्दी एनवायरमेंट को। कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू लाइफ देता है, इसका मतलब कि हमें हक है कि हम जिंदा रहें। अब हम जिंदा कब रहेंगे, जब हमारा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, जब हमें खाने पीने के लिए अच्छा मिलेगा, जब पानी अच्छा होगा, जब जो एनवायरमेंट है हमें पॉल्यूशन फ्री मिलेगा, हेल्दी एनवायरमेंट मिलेगा, तभी हम जी पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे निकल के आए जिन्होंने ये कहा कि हेल्दी एनवायरमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। In Subhash Kumar versus State of Bihar 1991, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution and it includes the right to enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life. तो 1991 में जो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 के अंडर हमें राइट टू लाइफ मिलता है, और राइट टू लाइफ का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। कि हमें ये अधिकार है कि हमें पॉल्यूशन फ्री वाटर मिले ताकि हम अपनी जो जिंदगी है उसे अच्छे से जी पाएं, राइट। The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute. इसीलिए गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके से लॉज बनाए, कानून बनाए, प्रोसीजर्स बनाए ताकि जो पॉल्यूशन है उसको चेक किया जा सके, उसको रोका जा सके। जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कर रही हैं उनके लिए कानून लाए जाएं, उन पर रोक लगाई जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। जो रिवर्स वगैरह हैं उन्हें क्लीन किया जाए, साफ हो
जो भी उनमें पॉल्यूशन है, कोई गंदगी फैली हुई है, जैसे हम देखते हैं कि रिवर्स में बहुत सारे प्लास्टिक कचरा इस तरीके से बहुत सारा हमें देखने मिलता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको क्लीन करें और जो भी लोग पॉल्यूट करते हैं उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाए। अब हमें यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ही है कि वो इस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह कम करवाए और रिवर्स वगैरह क्लीन करवाए, बट हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये ध्यान रखें। जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं हम, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं ना कि हमारी गाड़ी जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो, हम ऐसी गाड़ी ना चलाएं जो बहुत ज्यादा धुआं कर रही हो। इसी तरीके से अगर हम कुछ खा रहे हैं, उसमें जो है वो कोई प्लास्टिक के पैकेट में था, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उसको ऐसे ही सड़क पे ना फेंक दें, उसको ऐसे ही वाटर बॉडीज में ना फेंक दें, हम उसको लेके प्रॉपर कचड़ेदान में डाल सकते हैं ना, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी हुई। तो जो सारी जिम्मेदारी है वो सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं है, हमारी भी है। तो ये चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं ही क्यों करूं, मेरे ही करने से क्या हो जाएगा, अगर मैं अपना कचरा अपने कचड़ेदान में डाल दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो सड़क पे डाल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना। अगर सब लोग ये शुरू कर दें सोचना कि मेरे करने से बहुत कुछ हो जाएगा, तो एक्चुअल में बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब कि चीजें जो है वो डिफरेंस दिखाने लगेंगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, आपको ये समझना है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपना करूंगा चाहे कोई और करे ना करे, राइट। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कचरा जो है नहीं फैलाना। अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह करता है, तो आप अवॉइड करो उस चीज को यूज करना। जैसे कार वगैरह हैं वो पूल कर सकते हैं, अगर 4 लोग सेम ही जगह पे जा रहे हैं तो क्यों वो अलग अलग 4 कारों में जाए, तो वो लोग एक काम कर सकते हैं कि एक कार में सारे लोग बैठ के चले जाएं, राइट। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम खुद यूज करके काफी फायदा पहुंचा सकते हैं पूरे एनवायरमेंट को, और अल्टीमेटली हम खुद को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर एनवायरमेंट साफ नहीं होगा तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। Environment as a public facility. In recent years, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely. अब कोर्ट जो है वो रिसेंट टाइम्स में एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा जो है अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। बट जैसे जैसे ये लॉज आते जा रहे हैं उनसे कुछ चीजों में तो हमें फायदा हो रहा है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनमें हमें नुकसान हो रहा है इन लॉज की वजह से, जो कि एनवायरनमेंट को सेव करने की बात करते हैं। उन लॉज की वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आजीविका पे, उनकी जो लाइवलीहुड है उन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। For instance, the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. जैसे कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या बोला कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रखी हैं, वो रेजिडेंशियल एरियाज से, मतलब कि जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहां से या तो अपने इंडस्ट्रीज को बंद ही कर दे पूरे तरीके से, या फिर वो रिहायशी इलाके से हटके कहीं और जो ऐसा इलाका है जहाँ इतने सारे लोग नहीं रहते, किसी ऐसे एरिया में जो सिटी से दूर है, बाहर है, वहां पे अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप कर लें। Several of these industries were polluting the neighborhood, and discharge from these industries was polluting river Yamuna because they had been set up without following the rules. अब इन इंडस्ट्रीज में से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही थी, बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो कर रही थी। साथ ही साथ उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो डिस्चार्ज था, जो गंद थी, वो यमुना नदी को गंदा कर रही थी, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने डिस्चार्ज को, जो भी वो वेस्ट निकाल रही हैं, प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट उनके इंडस्ट्रीज में, उसको वो ट्रीट करे बिना ही, मतलब कि उसको साफ करे बिना, यूं कहें ऐसा बनाए बिना कि वो किसी भी वाटर बॉडी को या फिर किसी भी और तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके का वो कोई ट्रीटमेंट नहीं देते थे, उसे एज इट इज जो है वो नदी में, यमुना रिवर में डंप कर देते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि जो यमुना रिवर है उसका पानी बहुत ज्यादा जो है खराब होता जा रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इन लोगों ने कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किए थे। बट वाइल द कोर्ट्स एक्शन सॉल्व्ड वन प्रॉब्लम, इट क्रिएटेड अनदर। अब कोर्ट के इस तरीके के ऑर्डर से कि जो इंडस्ट्रीज हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से हटकर बाहर हो जाना चाहिए, इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें इतनी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो नहीं झेलनी पड़ेंगी, वहां का उनके आसपास का जो पानी है वो खराब नहीं होगा। बट इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई। बिकॉज ऑफ द क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। अब जब वहां से इंडस्ट्रीज बंद हुई और कहीं और शिफ्ट हुई, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जॉब चली गई। अदर्स वर फोर्स्ड टू गो टू फार अवे प्लेसेस वेयर दीज फैक्ट्रीज हैड रिलोकेटेड।
और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दूर ट्रेवल करके जाने के लिए मजबूर हो गए काम करने के लिए, क्योंकि मान लो पहले जो है वो फैक्ट्री जो है वो यहाँ सेटअप थी और आसपास के जो लोग हैं वो आराम से इस फैक्ट्री में आ जाते थे काम करने के लिए। बट अब फैक्ट्री जो है वो हटकर कहीं और ही मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई, जहाँ पे खाली एरिया है, जहाँ पे इतने ज्यादा लोग वगैरह नहीं रह रहे, तो इस जगह पे शिफ्ट कर दी। मतलब कि यहाँ पे जो वर्कर्स थे अब उनको यहाँ पे ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर उन्हें काम मिल पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग थे उनकी तो जॉब ही चली गई और कुछ लोग जो है वो इतनी दूर जाने पे मजबूर हो गए। एंड the same problem now began to come up in these areas, for now these places became polluted। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में आप कोई डिस्चार्ज कर रहे हो उससे पानी गंदा होगा और कहीं और अगर सेम डिस्चार्ज को आप नदी में बहाओगे तो पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कि सेम इंडस्ट्री है, वो सेम काम इस जगह पे कर रही थी, बस उसने अपनी इंडस्ट्री हटा के इस वाली जगह पे शिफ्ट कर दी, तो जो भी पॉल्यूशन वो कर रही थी वो इस जगह पे होने लगेगा। मतलब इस जगह पे तो नहीं हो रहा, बट जिस पे नई जगह पे जहाँ पे उसने शिफ्ट किया है अब वो जगह पॉल्यूटेड होने लगेगी। तो मतलब एक जगह को तो तुमने पॉल्यूशन से बचा लिया थोड़ा बहुत, बट दूसरी जगह पे सेम दिक्कत आने लग गई। एंड द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर रिमेन अनएड्रेस्ड। और जो लोगों की सेफ्टी की बात थी कि जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी की बात जो है अभी भी नहीं हुई। तो चाहे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं चाहे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अनसेफ कंडीशन है ही। कि कुछ इंडस्ट्रियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो कुछ इस तरीके के काम करती हैं जिससे कि खुद जो काम करने वाले लोग हैं उनको जान का खतरा होता है। तो इंडस्ट्रीज को ये भी ध्यान रखना होता है कि वो वर्कर्स को पूरी सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड कराएं। अब आपने रेजिडेंशियल एरिया से जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट तो कर दिया, बट जो वर्कर्स हैं उनको इस चीज का उतना फायदा नहीं हुआ, जो उनको सेफ्टी मेजर्स वगैरह मिलने थे वो चीज नहीं हुई। Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor। अब environmental issues में जो recent research हो रही हैं उनसे ये पता चलता है कि मिडिल क्लास के बीच में जो, या फिर यूं कहें जो अमीर लोग हैं उनके बीच में एनवायरमेंट को लेकर जो जागरूकता आ रही है, जो अवेयरनेस आ रही है, या फिर वो एनवायरमेंट को लेकर जो सचेत हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो किस कॉस्ट पर हो रही हैं। मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो साफ एनवायरमेंट में रहें, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? पुअर आदमी जो गरीब है वो इसकी कीमत चुका रहा है। So for example, slums needs to be cleaned as part of a city's beautification drive, or as in the case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city। अब जैसे कि कोई सिटी है और वो बहुत ज्यादा गंदी है, वहां पे स्लम एरिया वगैरह है, तो लोग ये कह रहे हैं कि उसको साफ होना चाहिए, जो सिटी है वो साफ रहनी चाहिए। अगर साफ एनवायरनमेंट रहेगा तब हम सही से रह पाएंगे। तो जब सिटी को क्लीन किया जाएगा, और सिटी के क्लीन करने में एक बात ये भी आ रही है कि जो स्लम एरियाज है उनको भी क्लीन किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको अपनी जगहें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तो मतलब जो अमीर लोग थे उनके सेफ्टी के लिए या उनके जो क्लीन एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए था उस चीज के लिए किसको अपनी जगहें छोड़नी पड़ रही हैं? स्लम जो डेलर्स थे उन्हें। इसी तरीके से जो सिटी में रेजिडेंशियल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज थी, उस एरिया में जो रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको ताकि क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए, उसके लिए अब सफर कौन कर रहा है? वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं जो पहले उस इंडस्ट्री में काम करते थे तो वो सफर कर रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब चली गई, और कुछ लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको अभी भी सफर करना पड़ रहा है। And while this awareness of the need for a clean environment is increasing, there is little concern for the safety of the workers themselves। अब धीरे धीरे करके साफ जो पर्यावरण है उसके तरफ तो लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बट फिर भी जो वर्कर्स की सेफ्टी है उसके लिए अभी भी लोग बात नहीं कर रहे, उसको अभी भी पूरे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। The challenge is to look for solutions where everyone can benefit from a clean environment। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम जो मिडिल क्लास है या फिर जो अपर क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में तो सोचा जा रहा है, उनको तो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो मिल रहा है, बट जो गरीब आदमी है उसको ये फैसिलिटी अभी नहीं मिल पा रही। तो हमारे लिए क्या सिचुएशन है आगे, हमारे लिए चैलेंज क्या है? वो ये है कि हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि दोनों ही लोगों को फायदा हो। जो अमीर लोग हैं उन्हें भी फायदा हो, वो भी क्लीन एनवायरनमेंट में रह पाए, और जो गरीब आदमी है उसे भी सफर ना करना पड़े, उसे भी इस क्लीन एनवायरनमेंट और सेफ वर्किंग कंडीशन की जो है फैसिलिटी मिल पाए। One way this can be done is to gradually move to cleaner technologies and process in factories।
तो एक जो तरीका है इस चीज को अपनाने का, मतलब कि ये जो मिड पाथ है कि दोनों को ही फायदा हो, गरीबों को भी और अमीरों को भी, इस सॉल्यूशन को पाने का जो एक तरीका है वो ये है कि हम इंडस्ट्रीज में ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। कि आपने इंडस्ट्री तो इधर से उधर मूव कर दी, बट ओवरऑल तो एनवायरमेंट में जो अंतर है वो नहीं आया, क्योंकि पहले इंडस्ट्री यहाँ पे पॉल्यूट कर रही थी, अब यहाँ पे करेगी। तो जरूरत क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज है भले ही यहीं रहें, बट वो कुछ इस तरीके से काम करें, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज करें जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो इससे क्या होगा कि जो अमीर लोग हैं उन्हें भी साफ एनवायरमेंट मिल जाएगा, गरीबों को भी साफ एनवायरमेंट मिल जाएगा, एंड ओवरऑल जो लोग हैं वो सफर नहीं करेंगे, जो गरीब हैं उन्हें भी मजबूर होकर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। अगर उन्हें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनके बारे में सोचा जाएगा, तो इससे जो वर्कर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। The government has to encourage and support factories to do this. अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंडस्ट्रीज को ऐसे टेक्नोलॉजीज, ऐसे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करे जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हों। इट विल नीड टू फाइन दोज हु पॉल्यूट, और गवर्नमेंट को उन लोगों को फाइन करना चाहिए, उन पे जो है जुर्माना लगाना चाहिए जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। This will ensure that the workers' livelihoods are protected and both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment. अब इससे क्या होगा, अगर इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर प्रोसीजर अपनाएं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनके भी लाइवलीहुड पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी जिस तरीके से काम कर रहे थे वो करते रहेंगे, ना ही तो उनकी जॉब जाएगी और ना ही उन्हें कहीं दूर जो है काम करने के लिए जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास रह रहे हैं उनको भी एक साफ एनवायरनमेंट मिलेगा, जो वर्कर्स हैं उन्हें भी साफ एनवायरनमेंट मिलेगा, और ओवरऑल जो क्लाइमेटिक कंडीशन से हम जो क्लाइमेटिक इश्यूज से अभी हम फेस कर रहे हैं, उनसे जो डील कर रहे हैं, वो चीजें भी उतनी नहीं होंगी। Emissions from vehicles are a major cause of environmental pollution. तो जो environmental pollution हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से एक कारण है जो गाड़ियों से पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा सड़कों पे जब चलते हैं तो गाड़ियों के पीछे से धुआं निकलता रहता है, और हर एक गाड़ी जो है अगर इतना धुआं निकालेगी तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि इतनी ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, तो उनका मिला के कितना ज्यादा पोल्यूशन जो है वो हो रहा होगा। In a series of rulings 1998 onwards, the Supreme Court had ordered all public transport vehicles using diesel were to switch to compressed natural gas. अब 1998 onwards मतलब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूलिंग्स निकाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा, मतलब कि ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उन सब में डीजल के बजाय क्या यूज होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो एक क्लीनर फ्यूल है, मतलब कि इसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत कम होता है। वहीं जो डीजल वगैरह हैं ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वहां पे सीएनजी यूज होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूव, एयर पॉल्यूशन इन सिटीज लाइक दिल्ली केम डाउन कंसिडरेबली। अब इस मूव की वजह से क्या हुआ कि जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं वहां पे एयर पॉल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ही तेजी से कम हो गया। But a recent report by the Center for Science and Environment, New Delhi, shows the presence of high levels of toxic substance in the air. But जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, इसकी एक रिपोर्ट से ये पता चला कि अभी भी जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं वहां पे भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ने तो सीएनजी जैसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बट फिर भी वहां पे जो हवा है वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस देखने मिलते हैं। तो इसका क्या कारण है? दिस इज ड्यू टू एमिशंस फ्रॉम कार्स रन ऑन डीजल rather than पेट्रोल एंड a sharp increase in the number of cars on the road. तो ये जो टॉक्सिक एयर है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो हमें हवा में देखने मिल रही हैं, वो उन कारों की वजह से हो रही हैं जो कि डीजल पे चलती हैं पेट्रोल के बजाय, और धीरे धीरे करके ये जो नंबर ऑफ कार्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें देखने मिलता है कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके सब जो है वो कार खरीदना चाहते हैं, सब अपने पर्सनल व्हीकल्स जो है वो चाहते हैं। और उनकी वजह से अब क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम दिल्ली जैसी सिटीज में हमें देखने मिलता है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेप्स लेती है और वो कोशिश करती है कि इस पॉल्यूशन को कम किया जाए। जैसे कि आपने ऑड इवन का सुना होगा कि एक दिन जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ ऑड वाली गाड़ियां चलेंगी, ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, और दूसरे दिन जो इवन डेज हैं उस दिन इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही चलेंगी। तो इससे क्या कोशिश की जाती है कि जो सड़कों पे गाड़ियां हैं उन्हें कम किया जा सके और जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए।
वर्कर्स आउटसाइड क्लोज्ड फैक्ट्रीज, तो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये एक फैक्ट्री बंद हो गई थी और उसके बाद जो वर्कर्स हैं इस तरीके से वेट कर रहे हैं, अब उनका जो काम है वो जा चुका है। Thrown out of work, many of the workers end up as small traders or as daily wage laborers। अब जब लोग जो हैं इस तरीके से काम से निकाल दिए जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो या तो स्मॉल ट्रेडर्स बन जाते हैं या तो वो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस वगैरह खोलने लग जाते हैं, मतलब कोई दुकान वगैरह खोल ली, कोई ठेला स्टार्ट कर लिया, कुछ इस तरीके से वो करते हैं, या फिर वो डेली वेज लेबरर बन जाते हैं या वो मजदूर बन जाते हैं। Some might find work in even smaller production units where the condition of work are even more exploitative and enforcement of laws weaker। अब कुछ लोग जो है इस तरीके से अपनी जॉब खो जाने की वजह से और भी जो छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं जहाँ पे जो कंडीशन है और भी ज्यादा खराब है, वहां पे वो जॉब लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें देखने मिला कि आप अगर एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी वजह से हमें ये देखने मिल रहा है कि कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। अगर हम एक क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own countries safe। अब धीरे धीरे करके जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने देश में किसी भी ऐसे इंडस्ट्रीज को नहीं रखना चाहते जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ऐसे देश जो अभी बहुत ज्यादा जो है डेवलप नहीं हुए हैं, जो अभी धीरे धीरे करके तरक्की कर रहे हैं, ऐसे देशों में ये लोग अपनी जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भेज देते हैं, वहां पे सेटअप करने बोलते हैं। क्योंकि ऐसे देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर नेशंस है, वहां पे लॉज, एनवायरमेंटल लॉज या फिर सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो इन वीकर लॉज का फायदा उठा के अपनी कंट्रीज को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्ले होस्ट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टॉस और प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड। तो अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मेनली ये कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने मिलता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग है, बहुत ही ज्यादा हजार्डस हैं, वो देखने मिल रही हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया और एस्बेस्टॉस, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल में बनाने में यूज होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह हो गया, उन्हें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो हजार्डस मटेरियल हैं उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हमें हमारे देश में, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस तरीके की डेवलपिंग नेशंस में हमें देखने मिल रही हैं। शिप ब्रेकिंग इज अनदर हजार्डस इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग रैपिडली इन साउथ एशिया। और शिप ब्रेकिंग जो है वो दूसरी ऐसी हजार्डस इंडस्ट्री है जो कि साउथ एशिया में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। Old ships no longer in use are sent to shipyards in Bangladesh and India for scraping। ऐसी पुरानी शिपें जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, जो खराब हो चुकी हैं, उनको इंडिया और बांग्लादेश के शिपयार्ड्स में भेज दिया जाता है स्क्रेपिंग के लिए कि उसका जो मटेरियल है, जो दूसरा सामान है, उसको कोई और इस्तेमाल में ले लिया जाए। एक तरीके से वो हमें अपनी जो ओल्ड शिप्स हैं वो कबाड़ के रूप में बेच देते हैं। जैसे हम कबाड़ी को अपना कोई भी सामान जो है खराब सामान जिसको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसे बेच देते हैं। इसी तरीके से जो पुरानी शिप्स हैं वो बड़ी बड़े जो डेवलप्ड नेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमारे यहाँ पे बेच देती हैं। These ships contain potentially dangerous and harmful substances। अब ये जो ओल्ड शिप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हजार्डस जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो ये कंटेन करती हैं। दिस फोटो शोज वर्कर्स ब्रेकिंग डाउन अ शिप इन अलंग, गुजरात। और आपको फोटो में दिख सकता है कि जो वर्कर्स हैं वो इस शिप को तोड़ रहे हैं, उसके पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जो पिक है वो अलंग, गुजरात की है। Now conclusion. Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices। अब जो laws हैं, कानून हैं, वो बहुत सारी situations में जरूरी होते हैं, चाहे वो market हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, और भले ही वो फैक्ट्री हो। किसी भी जगह पे लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, ये ध्यान रखने के लिए कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इन सभी चीजों के लिए जो लॉज हैं वो जरूरी होते हैं। Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment and hence to the people in the neighborhood, etc। और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में
जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत तरीके हैं काम करने के, वो अपना लेते हैं। जैसे कि वो वर्कर्स को कम वेजेस देते हैं, जितना उन्हें पैसा देना चाहिए उतना ना देकर उससे कम देते हैं। बच्चों को काम पे रख लेते हैं वो, और जो सेफ्टी चाहिए होती है काम करने के लिए उसे इग्नोर कर दिया जाता है, और जो वर्कर्स हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो एनवायरनमेंट है उसकी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता, और इसके साथ साथ जब ये सब होगा तो आसपास, उस फैक्ट्री के, उस बिजनेस के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। A major role of the government, therefore, is to control the activities of private companies by making, enforcing, and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice. तो इसीलिए गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्राइवेट कंपनीज और इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनको कंट्रोल करे ताकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं, और जो भी वो लॉज बना रहे हैं उनको एनफोर्स करें और उनको अपहोल्ड करें, उन्हें बनाए रखें, ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो ना हो, और जो सोशल जस्टिस है उसको हम इंश्योर कर सकें, हम ये इंश्योर कर सकें कि जो लोग हैं उनके साथ गलत नहीं हो रहा। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट को लॉस बनाने पड़ेंगे, उन्हें इन्फोर्स करना पड़ेगा और उन्हें अपहोल्ड करना पड़ेगा। This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसे सही लॉज बनाने पड़ेंगे और फिर उन्हें इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। सिर्फ लॉज बना देने से कुछ नहीं होगा। Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal gas tragedy showed. अब ऐसे laws जो कि बहुत ज़्यादा weak हैं, जो कि ज़्यादा मतलब strict नहीं हैं, और जो अगर थोड़े बहुत laws हैं भी, भले ही वो weak हैं, उनको भी अगर सही से implement किया जाए तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो tragedies हैं, उनको रोका जा सकता है। बट पहले तो लॉ ही वीक है, और दूसरा उसको गंदे तरीके से अगर इन्फोर्स कर रहे हो, उसको प्रॉपरली तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है सीरियस हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में देखा। While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and government act in the interest of the society. वैसे तो गवर्नमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये इंश्योर करने में कि जो वर्कर्स की सेफ्टी है, या ओवरऑल जो लोग काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो मार्केट चेन में हो या फिर फैक्ट्रीज में हो, वो सेफ रहें। वैसे तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, बट फिर भी जो लोग हैं वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे और प्राइवेट कंपनीज पे प्रेशर डाल सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही काम करें, लोगों के भले के लिए ही काम करें। Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right to life. तो एनवायरमेंट ऐसा इशू है जहां पे हमें देखने मिला कि लोग जो है वो आवाज उठाते हैं, और जो कोर्ट है उसने भी इस बात को माना कि जो एनवायरमेंट है वो लोगों के राइट टू लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि लोगों को हेल्दी एनवायरमेंट मिलेगा नहीं तो फिर लोग जी कैसे पाएंगे। सो इसीलिए हेल्दी एनवायरमेंट जो है वो भी राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है, और ये हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बोलते हैं। और ये सब जो है वो किस लिए हो पाया, क्योंकि लोगों ने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू किया, लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज बनाए। In this chapter, we have argued that people now must demand that this facility of healthy environment be extended to all. तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जो लोग हैं उन्हें ये डिमांड करनी चाहिए कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट की फैसिलिटी है वो सभी को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है सिर्फ उन्हें ही हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए जो है उसे एक्सपीरियंस करने का हक है। ऐसा नहीं है, जो गरीब है उसे भी हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबकी बात करता है, वो सबकी इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर अमीर को हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो गरीब को भी मिलना चाहिए, और ओवरऑल हमें पूरा जो देश है उसको साथ लेके चलना है। Likewise, workers' right to work, right to a fair wage and decent work conditions in an area where the situation is still very unfair. People must demand stronger laws protecting workers' interests so that the right to life is achieved for all. इसी तरीके से जो वर्कर्स के राइट है, मतलब कि उनको काम मिलना चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू अ फेयर वेज, कि जितना वो काम कर रहे हैं उस काम का जितना बनता है उतनी ही उन्हें वेज मिले। एक डिसेंट वर्क कंडीशन हो, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ऐसी ना हो कि उनकी जान की परवाह ही नहीं की जा रही। अगर कोई खतरनाक काम भी है तो उसके लिए उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो इस तरीके से लोगों को क्या करना है कि लोगों को वर्कर्स के राइट्स के लिए भी, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आवाज उठानी है, ताकि जो राइट टू लाइफ है वो सभी को मिल सके। So with this, we have come to the end of our chapter number 10 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.